ढोला मारू की अमर प्रेम कथा भाग 2 प्रेजेंटेड बाय रंग रंगीलो राजस्थान। राजस्थान की लोक कथाओं के इस अनूठे सफर में आपका एक बार फिर स्वागत है। खम्मा घणीसा। पिछले भाग में हमने देखा कि राजकुमारी मारू ने ढोला तक अपना संदेश पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर राजकुमार ढोला की दूसरी पत्नी मरवणी उनके रास्ते का रोड़ा बनी रहीं। आखिरकार जब सारे प्रयास विफल हो गए तो राजकुमारी मारू ने अपनी भावनाओं को लोक कलाकारों के गीतों में पिरोकर ढोला तक पहुंचाने का फैसला किया। क्या ये मार्मिक धुन ढोला तक पहुंच पाएगी? क्या ढोला को अपनी पहली पत्नी की याद आएगी? आइए आगे बढ़ते हैं और हमारी कहानी का अगला अध्याय जानते हैं। राजकुमारी मारू अपने अकेलेपन को अपने विरह के गीतों में पिरो देती है। फिर वे कुछ कलाकारों से आग्रह करते हैं कि वे ये गीत राजकुमार ढोला के दरबार में गाएं, जिससे राजकुमार ढोला को शायद सब याद आ जाए। कलाकार राजकुमारी मारू का आग्रह बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। कलाकारों ने अपनी यात्रा शुरू की और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कुछ ही महीनों में गांव-गांव से होते हुए नरवरगढ़ की सीमा तक जा पहुंचे। अपनी योजना के अनुसार कलाकारों ने सबसे पहले शहर में अपनी कला का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, ताकि वे सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकें। योजना के मुताबिक कलाकारों ने राजकुमार ढोला के शहर में अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उनकी कला इतनी अद्भुत थी कि शहर के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। जब उनकी कला की ये प्रशंसा राजकुमार ढोला के दरबार में पहुंची, तो राजकुमार ने कलाकारों को अपने दरबार में कला प्रदर्शन के लिए एक निमंत्रण पत्र भिजवाया। अपनी योजना को सफल होते देख कलाकार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सहजता से ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वैसे तो राजकुमारी मरवणी ने हर संभव प्रयास कर रखा था कि किसी भी सूरत में राजकुमारी मारू का संदेश राजकुमार ढोला तक नहीं पहुंच पाए, परंतु उन्हें मारू का कलाकारों द्वारा संदेश भेजने का कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन कलाकार दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने राजकुमारी मारू के विरह यानी जुदाई के गीत गाने शुरू किए। कलाकारों ने राजकुमारी मारू के विरह के गीतों में राजकुमार ढोला को स्मरण कराया कि कैसे उनका और राजकुमारी मारू का बचपन में विवाह हो गया था, कैसे राजकुमारी मारू उनकी राह देख रही है। ये सारी बातें सुनते ही राजकुमार ढोला को सब कुछ याद आने लगा। राजकुमार ढोला को जैसे जैसे उनकी बचपन की शादी के बारे में याद आने लगता है, वो बेचैन होने लगते हैं। उन्हें राजकुमारी मारू का भी स्मरण होने लगता है। जब इन बातों का पता राजकुमारी मरवणी को लगता है तो वो बहुत दुखी होती है, परंतु अब वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। राजकुमार ढोला ने उन कलाकारों को बड़ा इनाम देकर उन्हें अपने राजदरबार से विदा किया। जब ढोला को मारू के विरह का एहसास हुआ तो उन्होंने पिंगलगढ़ जाकर अपनी पहली पत्नी मारू को वापस लाने का निश्चय किया। पहले की सारी बातों से अनजान राजकुमार ढोला ने एक पत्र पिंगलगढ़ भिजवाया, जिसमें उन्होंने पिंगलगढ़ के महाराजा पंवार पिंगल से वहां आने की अनुमति मांगी। राजकुमार ढोला का पत्र पाते ही महाराज पिंगल क्रोधित हो जाते हैं, पर बाद में वो एक षड्यंत्र रचते हैं और राजकुमार ढोला को एक शर्त के साथ पिंगलगढ़ आने की अनुमति दे देते हैं। उनकी शर्त ये थी कि राजकुमार ढोला अकेले और बिना किसी हथियार के आएं। महाराज पंवार पिंगल राजकुमार ढोला को उनके पहले लिखे गए पत्रों की वजह से अपना शत्रु मान रहे थे। उन्हें मारने के लिए महाराज ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक ऐसा विशेष द्वार बनवाया जो इस तरह से बनाया गया था कि जैसे ही कोई उसके नीचे से निकले, वो द्वार उस पर गिर जाए और वो दबकर मर जाए। उनकी योजना थी कि ये सब एक दुर्घटना जैसा लगे। राजकुमार ढोला को जब पिंगलगढ़ से आया हुआ पत्र मिलता है, तब वो बहुत खुश होते हैं। परंतु जब राजकुमार ढोला की मां ने ये शर्त सुनी कि उनके पुत्र को अकेले और बिना किसी हथियार के आना होगा, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उनके मन में चिंता होने लगी और उन्हें आशंका हुई कि कहीं उनके पुत्र के साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए। अपनी माता की चिंता देख राजकुमार ढोला समय की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने अपनी मां के सुझाव को स्वीकार कर लिया
और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार गुप्त रूप से अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इसके बाद भी महारानी का मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने सेवकों को आदेश दिया कि राज्य के सबसे तेज और ताकतवर ऊंट को ढोला की सवारी के लिए सजाकर तैयार किया जाए। महारानी के आदेश पर राज्य का सबसे तेज ऊंट राजकुमार ढोला की सवारी के लिए तैयार कर दिया गया। इसके बाद महारानी ने अपनी एक दासी को बाजार जाकर एक समझदार और बोलने वाला तोता खरीदने का आदेश दिया, ताकि वो समय आने पर राजकुमार ढोला को सतर्क कर सके। महारानी के आदेश का पालन करते हुए दासी बाजार से एक तोता खरीद लाई। राजकुमार ढोला अब अपनी मां से अनुमति लेकर पिंगलगढ़ की ओर रेगिस्तान के तूफानी सफर पर निकल पड़ते हैं। राजकुमार ढोला पिंगलगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही वो राज्य के बाहर बने दरवाजे के पास पहुंचे, तोते ने उन्हें सचेत किया कि ये दरवाजा कुछ अजीब है, जिससे राजकुमार ढोला सतर्क हो गए। फिर राजकुमार ढोला के ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है, ऊंट का दरवाजे के नीचे से निकलते ही दरवाजा उन पर गिर पड़ेगा और इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। राजकुमार ढोला परिस्थिति को समझ जाते हैं और राजकुमार ढोला दरवाजे को पार करने की दूसरी योजना बनाते हैं। राजकुमार ढोला ने तुरंत अपने ऊंट को पीछे की ओर मोड़ा और उस पर जोर से डंडा मारा, जिससे ऊंट गुस्से में आकर तेजी से दौड़ा। उसने एक लंबी छलांग लगाई और दरवाजे के ऊपर से कूदकर पार हो गया। परंतु दरवाजा कूदने पर ऊंट के पिछले पैर दरवाजे से छू गए, जिससे दरवाजे का एक हिस्सा ऊंट के पिछले हिस्से पर जा गिरा और ऊंट थोड़ा घायल हो गया। जब दरवाजा पार करने की खबर महाराज को मिली तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार ढोला के रुकने की व्यवस्था जंगल के पास वाले बगीचे में की जाए, जहां रोज रात को शेर पानी पीने आता था। महाराज के आदेश अनुसार राजकुमार ढोला की जंगल के पास वाले बगीचे में रुकने की व्यवस्था कर दी जाती है। सारी बातों से अनजान राजकुमार ढोला बगीचे में आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं और अपने तोते को राजकुमारी मारू के महलों में उनके आने का संदेश देने के लिए भेज देते हैं। तोता उड़ता हुआ सीधा राजकुमारी मारू के महल में पहुंचा और उन्हें राजकुमार ढोला के नरवरगढ़ आने की खबर दी। उसने ये भी बताया कि ढोला को फिलहाल जंगल के पास वाले बगीचे में ठहराया गया है। जैसे ही राजकुमारी मारू ने जंगल के पास वाले बगीचे का नाम सुना, वो घबरा गईं। उन्होंने तोते को बताया कि उस बगीचे में रात को शेर आता है और उसे राजकुमार ढोला को इस खतरे से आगाह करने को कहा। तोते ने राजकुमारी मारू का संदेश राजकुमार ढोला को दिया। ये सुनकर राजकुमार चिंतित हो गए कि बिना हथियार के वो शेर का मुकाबला कैसे करेंगे। तब तोते ने राजकुमार ढोला को बताया कि राजकुमारी मारू ने उसे ये संदेश दिया है, इस बगीचे में बांस का एक बड़ा झुंड है। आप वहां से कुछ बांस काटकर धनुष बाण बना लें और बगीचे में बनी चौकी पर बैठ जाएं। रात में जब शेर आएगा तो उसकी आंखें दूर से ही चमकेंगी, जिनके हिसाब से आप अपना लक्ष्य साधकर उस पर वार कर सकते हैं। ये सुनकर राजकुमार ढोला बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी छुपी हुई कटार निकाली और पतले लचीले बांसों को काटकर एक धनुष और 3 नुकीले बाण तैयार कर लिए। राजकुमार ढोला अंधेरे होते ही चौकी के ऊपर जा बैठते हैं। जब आधी रात के समय शेर वहां पानी पीने आता है, तब राजकुमार ढोला उसकी चमकती आंखों को देखकर अपना लक्ष्य साधते हैं। राजकुमार ढोला ने जैसे ही शेर की गर्दन में बाण मारा, वो जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा शहर कांप उठा। लोगों ने सोचा कि शेर ने राजकुमार ढोला को मार दिया है, पर रात के अंधेरे में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे जाके देखें। राजकुमार ढोला ने दूसरा बाण शेर की छाती में मारा। शेर एक और जोर की दहाड़ के साथ वहीं ढेर हो गया। राजकुमारी मारू जब रात में शेर की जोर की गर्जना सुनती है, तब वो घबरा जाती है। राजकुमारी मारू को राजकुमार ढोला की चिंता होने लगती है। राजकुमारी मारू को अपने महल में बेचैनी होने लगती है।
राजकुमारी मारू राजकुमार ढोला की चिंता में बिना कुछ सोचे समझे अपने महल से बगीचे की तरफ दौड़ पड़ी। जब राजकुमारी मारू वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजकुमार ढोला चौकी पर धनुष बांध लिए बैठे हैं और शेर नीचे मरा पड़ा है। राजकुमारी मारू राजकुमार ढोला को जीवित देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। राजकुमार ढोला राजकुमारी मारू को देखते ही पहचान गए और फट से चौकी के नीचे आ जाते हैं। फिर राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं। और सुबह जल्दी ही राजकुमारी मारू अपने महलों में लौट आती है। सुबह होते ही पूरा शहर बगीचे की तरफ भागता है राजकुमार ढोला को देखने के लिए, जहां वो देखते हैं कि शेर मरा पड़ा है और राजकुमार ढोला उसके सर लगाकर आराम कर रहे हैं। पूरा शहर राजकुमार ढोला की वीरता की जय जयकार करता है। सुबह राजकुमार ढोला को महलों में बुलाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात महाराज से होती है। जहां राजकुमार ढोला अपनी देरी के लिए महाराज से माफी मांगते हैं और अपनी सारी बातें महाराज को सुनाते हैं। राजकुमार ढोला की वीरता की प्रशंसा सुनकर महाराज का क्रोध शांत हो जाता है और वो राजकुमार ढोला को अपने पूर्ण हृदय से अपना जमाता स्वीकार करते हैं और राजकुमार ढोला को कुछ दिनों ससुराल की मेहमान नवाजी का आनंद लेने के लिए कहते हैं। राजकुमार ढोला कुछ समय अपने ससुराल में रहते हैं और फिर वहां से जाने के लिए महाराज से अनुमति लेते हैं। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू रेतीले रेगिस्तान से होते हुए अपने जीवन के एक सुनहरे सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां उनके लिए एक और नई चुनौती इंतजार कर रही थी। For rest of the story, stay connected to your own YouTube channel, Rang Rangilo Rajasthan.